कैसे आप लोग? तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। तो आज मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस की, और इसकी जो पीडीएफ है मैंने अपलोड कर दी थी टेलीग्राम पर। आप लोग तैयारी में लगे रहे। और कुछ बच्चे मेरे से एग्रीकल्चर के बारे में किस तरीके से पढ़े और कैसे नोट्स वगैरह बनाए, तो उसके बारे में भी चलो मैं कोशिश करती हूँ कि वीडियो अपलोड करने की। फ़िलहाल जितना भी टाइम मिल पाता है उसमें मैं कुछ ना कुछ कर ही लेती हूँ वीडियो वगैरह अपलोड। तो आज मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ। और चलो इसमें कुछ टॉपिक्स मैंने दिए हैं। इसकी जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पर मैंने अपलोड कर दी थी पहले ही। मैं दोबारा से फिर से भी अपलोड कर दूंगी। फिलहाल पढ़ लेते हैं। जैसे इसमें जो टॉपिक है, मैंने टॉपिक देखकर ही वीडियो अपलोड करी है, मतलब नोट्स अपलोड करे हैं कि जो सिलेबस में है बायोलॉजी के। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जैसे प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। देखिए, जो एनसीईआरटी में लिखा है ना, आपको सिर्फ वही पढ़ना है, मैंने बताया भी है। जो मेरे नोट्स है थोड़े से हल्के से एडवांस है, बट जो एनसीईआरटी में लिखा है आपको वही पढ़ना है। ठीक है, जब आप मेरे नोट्स पढ़ोगे तो उसके साथ साथ एनसीईआरटी भी आपको साथ में रखनी है। ठीक है, जैसे आप मेरे नोट्स पढ़ोगे तो एनसीईआरटी की लाइन पहले मेरे नोट्स पढ़ना, फिर एनसीईआरटी की लाइन पढ़ना। उसमें आपको पता चल जाए कितना एडवांस है, तो अंडरलाइन करते रहना उसको। ठीक है, वैसे ज़्यादातर नोट्स एनसीईआरटी से ही है, कुछ 2-4 पॉइंट्स होंगे जो अलग होंगे, बाकी आप लोग कवर करते रहना। क्योंकि एक दो चीज़ें, मतलब ज़्यादा तो एडवांस नहीं है, एक दो चीज़ें एडवांस हमें पता भी होनी चाहिए, ताकि हम मतलब अगर क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आ जाए तो हम उसको कवर कर सकें। प्रोकैरियोटिक सेल क्या होते हैं और यूकैरियोटिक। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है वो थोड़ी मतलब प्रीमिटिव सेल्स होती है, जैसे कि आपकी इसकी स्मॉल सेल्स जो होती है वो प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होती है प्रीमिटिव सेल्स होती है। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल जो होते हैं एडवांस। यूकैरियोटिक का मतलब प्रो मतलब प्रीमिटिव, पुरानी सेल्स। कैरियोटिक मतलब एक तरीके से कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस, इस तरीके से। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जैसे प्रोकैरियोटिक सेल्स सेल मतलब प्रेजेंट होता है और कवरिंग वगैरह होती है, इसमें भी होते जो होते हैं सेल्स मिजोसोम फॉर्म। जैसे कि बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया में क्या होता है, मिजोसोम, पिलाई एंड फिम्ब्राई वगैरह होते हैं। ठीक है, इसमें मिजोसोम प्रेजेंट होते हैं। बाकी आप रीड कर सकते हो, इसमें कुछ एक दो चीज़ें मैंने अंडरलाइन कर रखी है, वो आप देख सकते हो। मैंने इसका मतलब समझा दिया है आपको। मतलब आप इसमें कुछ सेलेक्टिव पॉइंट पढ़ लेना। सेलेक्टिव पॉइंट वो बोल रही हूँ जो एनसीईआरटी में हो। ठीक है, एनसीईआरटी से ज़्यादा बाहर नहीं गया है इसके नोट्स ना, एनसीईआरटी ही है। क्योंकि देखो, जिसमें प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स है ना, ये सारे नोट्स ना एनसीईआरटी से एनसीईआरटी में जितनी भी स्ट्रक्चर दे रखी है उनकी सबकी बेसिक जो फंक्शन है और बेसिक जो बातें है उसके बारे में इसमें सब लिख रखा है। ठीक है, प्लांट सेल्स एनिमल सेल्स भी आप पढ़ लेना, क्योंकि प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स भी दोनों एनसीईआरटी में दे रखा है। और प्लांट सेल्स का जो अनियन की मतलब अनियन का एग्जांपल दे रखा है। और एनिमल सेल्स में फिर आप अब जैसे यूकैरियोटिक सेल एडवांस होते हैं तो उसमें सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होती है। और इसके हाँ, इसमें ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में अच्छे से दे रखा है नोट्स में, और ये आप एक बार पढ़ लेना, और किसने डिस्कवर किया था ये देख लेना। ठीक है, ज़्यादा एडवांस हाँ, ये 3 मॉडल होते हैं जो मतलब बेसिकली हल्का सा बाहर है, हल्का सा। ठीक है, इसका आप देख लेना कि यूनिट सेल मेम्ब्रेन मॉडल दिया था वो रॉबर्टसन ने दिया था इसमें, लेकिन फेमस इंपॉर्टेंट जो है वो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है। और ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल एनसीईआरटी में भी मेंशन है। ठीक है, सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था 1972 में। उसके बाद दे सकते हो सेल मेम्ब्रेन के बारे, इनर मोस्ट लेयर होती है, जैसे कि इसमें कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है। ठीक है, आउटर ग्रोथ एंड एक्सटेंशन नोन एज अ मेसोसोम्स। एक्सेप्शन तो आप मतलब माइक्रोप्लाज्मा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है इसकी। इसका जो साइज है और इसके बारे में एनसीईआरटी में दे रखा है, तो आप कर लेना। मैं वो चीज़ मेंशन करते जा रही हूँ जो एनसीईआरटी में दे रखा है इसमें। ठीक है, सेमी परमेबल इन नेचर एनसीईआरटी में देख रखा है, लाइन टू लाइन पढ़ लेना आप। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन प्लाज्मा में डिफरेंस ऐसे हो गया कि ये थोड़े वैसे आए हुए थे, फिर से मैंने सीधे करके पीछे देख ली तो कर दी, तो आप देख लेना। ठीक है, हाँ, नॉन पोलर हेड और पोलर हेड मतलब पोलर हेड और नॉन पोलर टेल, इसके बारे में भी अच्छे से कर लेना। ये इंपॉर्टेंट फीचर है किसी भी सेल मेम्ब्रेन का। जैसा हाइड्रोफिलिक वाटर लविंग होता है, वो जो एक्वस इन्वायरमेंट होता है, जो हेड होता है, हेड जो होता है हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है कि जो एक्वस इन्वायरमेंट यानी कि वाटर, हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है वाटर। नॉन
पोलर टेल यानी कि सैचुरेटेड होती है, यानी कि ग्लिसरॉल फैटी एसिड यानी कि हाइड्रोफोबिक, यानी कि वाटर से दूर रह यानी कि जो हेड है वो वाटर के पास में होगा और वाटर से अट्रैक्ट होगा, और जो टेल होगी वो अंदर की साइड होगी, और अंदर की साइड होगी तो वो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स की बनी होगी, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स लिख भी रखा है उसमें, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सटेंसिव पेरिफेरल प्रोटीन्स, ये आप हल्का सा देख लेना बस, इसको मतलब ज़्यादा वो मत करना, एक बार स्ट्रक्चर देखिए। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना। फंक्शन, सेल मेम्ब्रेन ये दे रखे हैं एनसीईआरटी में। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, देखिए जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है ये एक ऐसा ट्रांसपोर्ट होता है जिसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है, जैसे जैसे अगर मैं एक एग्जांपल देकर आपको बता सकती हूँ, जैसे वाटर का फ्लो हो रहा है, वाटर का फ्लो जिस डायरेक्शन में जा रहा है और हम भी उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो वो हो गया पैसिव ट्रांसपोर्ट, इसमें हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं हो रही। लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जिस जिस डायरेक्शन में वाटर का फ्लो हो रहा है हम उसके अपोजिट जाएंगे तो एनर्जी लगानी पड़ेगी। जैसे जैसे हम किसी चढ़ाई पर जाते, जब हम नीचे से ऊपर जाते हैं तो हमको एनर्जी लगानी पड़ती है बहुत ज़्यादा, तो वो हो गया एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जब हम ऊपर से बिना एनर्जी के हम भागे हुए आते हैं तो उसी डायरेक्शन में, तो पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। आप ये स्ट्रक्चर देख लेना। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी में, और इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर आती है ये भी, ये क्वेश्चन आता है कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में क्या क्या आता है, और एनसीईआरटी में लिखा हुआ है एक्सेप्ट करके कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये सब उसमें नहीं आती है। इसमें आता है आपका न्यूक्लियस, रफ एंडोप्लाज्मिक, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक, फिर उसके आपका बताया, और आपका उसके बाद आता है आपका वैक्यूल्स, ठीक है। नेक्स्ट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके बारे में आप पढ़ लेना, किसने डिस्कवर किया था, ये पोर्टर ने किया था, और कौन कौन सी स्ट्रक्चर है इसमें, इतना ही पूछते हैं, सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स और वेसिकल्स, ठीक है। रफ एंडोप्लाज्मिक, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक के फंक्शन, भले इनका वर्क ना पता हो, रफ मतलब राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, स्मूथ मतलब राइबोसोम अपसेंट होते हैं, ठीक है। अपरेंस डू नॉट कंटेन राइबोसोम, ठीक है। तो इसमें आप इसका एक फंक्शन देख लेना, फंक्शन इंपॉर्टेंट है, लिपिड एंड और फंक्शन देख लेना, ठीक है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स, कैमिलो गोल्जी ने ये लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, डिस्कवर किया था। इसको पोस्ट ट्रैफिक या पुलिस ऑफ द सेल्स भी बोला जाता है। सिस्टर्नी, इसके कितने पार्ट है ये सब देख लेना, और इससे भी फर्क पड़ता है कि आपको सिस कॉन्वेक्स और आपका ट्रांस कॉनकेव ये सब पता होना चाहिए, क्योंकि उसमें स्ट्रक्चर में मेंशन है एनसीईआरटी में। वेसिकल्स, स्मूथ कोटेड, और गोल्जी, जो आपका गोल्जी वैक्यूल्स होते हैं, ये सब फंक्शन वगैरह भी देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट है, मैंने एक बेसिक स्ट्रक्चर, सिक्रेटरी पाथवे कैसे होता है, ये एक इंपॉर्टेंट है ये वाला। सिक्रेटरी पाथवे कैसे शुरू होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्जी में जाएंगे, गोल्जी से लाइसोसोम, और लाइसोसोम से आपका लाइसोसोम प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल एक्सक्रीशन होता है, कैसे कैसे सिक्रेटरी प्रोटीन वगैरह। लाइसोसोम भी एक स्ट्रक्चर है जो मतलब इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, ठीक है। जैसे कि सेकेंडरी लाइसोसोम, रेजिडुअल बॉडी क्या होती है, ठीक है। उसके बाद ऑटोफेगिक वैक्यूल, वैक्यूल्स में आप देख लेना, इंपॉर्टेंट फीचर है वैक्यूल्स का, ये नॉन यूजफुल मटेरियल, और ये मेम्ब्रेन बाउंड होता है, सिंगल मेम्ब्रेन होती है इसके पास में, ठीक है। और सैप वैक्यूल, और ये कवर कंटेन करता है मटीरियल्स, मिनरल्स, आयन, और ग्रेट इन वैक्यूल्स साइटोप्लाज्म ड्यू टू एक्यूट एब्जॉर्प्शंस वगैरह। एग्जाम्पल देख लेना आप इसके, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया भी इंपॉर्टेंट है, डिस्कवर्ड किसने किया था ये, ठीक है। कोलिकर ने डिस्कवर किया था, टर्म गिवन बाय सी वेंडा। और किस में कितने होते हैं, वैसे ज़्यादा मेंशन इतनी सारे तो मत पढ़ना, बस क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला, ठीक है, इसके देख लेना, ठीक है। आरबीसी में इंपॉर्टेंट है, आरबीसी में अपसेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। शेप देख लेना, इसकी स्ट्रक्चर शेप बहुत जरूरी है, उसमें दी हुई है, ठीक है। और आउटर मेम्ब्रेन कंटेनियस, और ये डबल मेम्ब्रेन होता है, इसमें पोरिन प्रोटीन होती है। इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बारे में अच्छे से पढ़ लेना एक बार, हल्का हल्का बस। 80% प्रोटीन, 20% लिपिड, इतना ही काफ़ी है। आप एटीपी सिंथेसिस होता है, ऑक्सीडेशन, फॉस्फोराइलेसिस। नेक्स्ट है आपका, ये हो गया। उसके बाद प्लास्टिड देख लेना, टर्म गिवन बाय अर्नेस्ट हैकेल। प्लास्टिड कौन कौन से, हाँ ये जरूरी है कि कौन कौन, जैसे क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, अमाइलो, अलीरो और इलियोप्लास्ट, ठीक है। राइबोसोम देख लेना, किसने डिस्कवर किया था, पोलर पार्टिकल। और ये राइबोसोम कितने प्रकार के होते हैं, साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम नॉन सिक्रेटरी होता है, ध्यान रखना। और राइबोसोम अटैच होते हैं ईआर के साथ में। और ये इंपॉर्टेंट है, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम, यूकैरियोटिक राइबोसोम में 70s होता है, 50 और 30, 80s में 60 और 40 होता है।
जो ये नीचे स्ट्रक्चर दे रखी है ना, कंपोज ऑफ 5s 23s और 23s, और ये बना होता है आपका 5s 5.8 20, ये सब 12th वाले चैप्टर जेनेटिक में जाकर आपको रिकवर होंगे डीएनए वाले चैप्टर में, मतलब आपको वहाँ देखने को मिलेंगे इनका रोल, कि इनका रोल क्या है फिलहाल, ये वहाँ पर देखने को मिलेंगे जेनेटिक वाले में, ठीक है। सेंट्रोसोम सेंट्रियोल्स, ये आप लोग देख लेना स्ट्रक्चर इसकी, और इसमें ट्यूब्यूल्स ये कितने होते हैं स्ट्रक्चर, ठीक है। 9+2 स्ट्रक्चर इस तरीके से इसमें फंक्शन होता है, पेरीसेंट्रियोल सैटेलाइट, ये सब एनसीईआरटी की ही स्ट्रक्चर है, एनसीईआरटी का ये पूरा ये डायग्राम, तो आप इसको अच्छे से देख लेना। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस भी पूरा का पूरा एनसीईआरटी बेस है, आप देख लेना एक बार किसने डिस्कवर की थी, ठीक है। वैसे इतना जरूरी नहीं है कि मास्टर सेल हो, मतलब एक बार एनसीईआरटी पढ़ लेना इसमें से, ठीक है। आप अच्छे से कवर कर लेना एक बार, जैसे आउटर सेल में आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर सेल मैट्रिक्स, कितना स्पेस होता है इसका, ये पूरी एनसीईआरटी की न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर, आप इसको अच्छे से देख लेना एक बार, अच्छे से पढ़ लेना कहाँ आउटर है, मेम्ब्रेन है, कौन सी स्ट्रक्चर किससे अटैच है, क्रोमेटिन फाइबर्स और किस किस के बने होते हैं, जो डीएनए, हिस्टोन प्लस नॉन हिस्टोन प्रोटीन वगैरह, ठीक है। और क्रोमेटिन 5 की टर्म किसने दी थी, ठीक है। हाँ, इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर इसमें क्रोमेटिन में हेट्रोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन है, ठीक है। देख लेना, हेट्रोक्रोमेटिन जो होते हैं जेनेटिकली इनएक्टिव होते हैं, यूक्रोमेटिन जेनेटिकली ट्रांस एक्टिव होते हैं, लाइटली स्टेन होते हैं और ट्रांस एक्टिव होते हैं, जीन्स होते हैं, यूक्रोमेटिन में जीन्स प्रेजेंट होते हैं, और ये सेंट्रोमियर होते हैं, ठीक है। सेंट्रोमियर यानी कि जो क्रोमोसोम्स के सेंटर में होता है, क्रोमोसोम, यो क्रोमेटिन फाइबर की बात करी, क्रोमोसोम्स की बात हॉफमेस्टर ने दिया था, और उसके बाद वोल्डेर हर्ट्ज, ठीक है। ये सब, हाँ, टाइप ऑफ क्रोमोसोम ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन भी आता है, मतलब कि इनकी कौन कौन सी शेप, जैसे मेटासेंट्रिक या मेटासेंट्रिक होता है, मेटासेंट्रिक इन्वर्टेड वी शेप होता है, ठीक है। उसके बाद सब मेटासेंट्रिक जो होता है एल शेप होता है, इसमें लिख रखा है मैंने, एक्रोसेंट्रिक जे शेप होता है, टर्मिनल, इसका स्ट्रक्चर ऐसा आता है कि एनसीईआरटी में इसकी अलग तरीके से लैंग्वेज दे रखी है, जैसे इसमें लैंग्वेज मैंने लिखी हुई है एनसीईआरटी की, कि सेंट्रोमियर जब सेंटर में होता है तो उसको बोलते हैं मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक जब सेंट्रोमियर शिफ्ट हो जाता है स्लाइटली टुवर्ड्स वन आर्म, इसमें लार्जर, इसमें वन आर्म बिकम स्लाइटली लॉन्गर एंड अदर स्लाइटली शॉर्टर, इसमें शॉर्टर, इसमें लॉन्ग हो जाती है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, सेंटर फाउंड एट द एंड, ओनली आर्म्स इनविजिबल हो जाती है, तो ठीक है। एग्जाम्पल है इसमें, मतलब शेप भी दे रखी है, ये शेप के एग्जाम्पल जरूर आते हैं इसमें। और लगातार अपनी पढ़ाई करते रहिए, एग्रीकल्चर वाले की भी मैं, मतलब थोड़ा मुझे टाइम लगेगा 2-3 दिन का, तो उसके ऊपर भी लेकर आऊँगी। और थैंक यू सो मच, और लगे रहिए आप तैयारी में, एक बार आप नोट्स रीड करिए, बायोलॉजी का तरीका यही है, आप नोट्स रीड करिए अच्छे से, और मतलब मेरे नोट्स भी साथ में रख लिए, जो पीडीएफ है आपके पास निकलवा लीजिए, जो भी आपको करना है जैसे भी, और नोट्स इनको साथ में रखिए, और आप साथ साथ एनसीईआरटी पढ़ते रहिए, जो एनसीईआरटी से थोड़ा सा बाहर है उसको मत पढ़िए, जो एनसीईआरटी वैसे एनसीईआरटी के नोट्स है, एनसीईआरटी में जो अच्छे से कवर कर लीजिए, और मैं आपके साथ हूँ, लगातार तैयारी में करते रहिए। अभी तो वैसे कोई अपडेट नहीं है एलओ की, पर अभी नेक्स्ट ईयर ही, मतलब चांस है कि इसके एग्ज़ाम नेक्स्ट ईयर ही होगा, और मैं टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, नोट्स मैंने अब करवाई दिए, और फिर भी एक बार और नोट्स ये डाल दूँगी। थैंक यू सो मच, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।